ये शो हो रहा है आपको, जिसमें मोल कंसेप्ट और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लिखा हुआ है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहले थोड़ा सा रिवीजन अपन देख लेते हैं क्या क्या मैंने बताया था। अपन ने मैटर के बारे में बात करी थी। केमिस्ट्री के बारे में अपन ने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो मेन केमिस्ट्री, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मैटर। पूरी की पूरी केमिस्ट्री मैटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अपन ने मैटर के बारे में स्टार्ट किया था डिस्कशन, और मैटर का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। हमने देखा था कि जो मैटर है ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और केमिकल कंपोजिशन में कैटेगराइज हो सकता है। जब हमने फिजिकल स्टेट की बात करी थी तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने समझना स्टार्ट किया। अब जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर अपन बात करें तो देखो उसके अंदर क्या समझ में आया था अपने को। जो सॉलिड होता है, सॉलिड के केस में क्या है, सॉलिड में हमने देखा था कि पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर है। लिक्विड में थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस में और लूजली पैक्ड होते हैं। अच्छा, इनके अगर इंटर कन्वर्जन की अगर अपन बात करें, फिजिकल स्टेट अगर इंटरचेंज अगर हो रही है, तो देखो अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। और अगर उल्टा हो रहा है, जैसे पानी बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं अपन इवापोरेशन। लिक्विड अगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। और अगर गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं अपन उसको, कंडेंसेशन। इसी तरीके से ये अपने पास में रिलेशन क्या है, अगर जो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए, अदरवाइज ये आगे जाके अपने काम आएगा। अभी ज्यादा परेशान अपने को होना भी नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए अपने पास ये डिफरेंसेस हो गए। डिफरेंसेस में क्या समझ में आया अपने को, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों का डेफिनेट मास होता है। सॉलिड के लिए क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसी तरीके से लिक्विड की अगर अपन बात करें, लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड में डेफिनेट मास होगा, वो तो गैस में भी होगा। वॉल्यूम डेफिनेट होगा, शेप इनडेफिनेट होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंटरमीडिएट होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस इंटरमीडिएट होगा। कॉन्टेक्ट नंबर लो भाई, कॉन्टेक्ट नंबर लो आप लोग। आपका ध्यान यहाँ नहीं है, आपका ध्यान कॉन्टेक्ट नंबर में, आप कॉन्टेक्ट नंबर। आ गया कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आया। अभी पढ़ लो, मैं लास्ट में लिख दूंगा, आप पहले पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ये पढ़ चुके थे अपन। अब केमिकल कंपोजिशन के अंदर अपन प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे थे। प्योर सब्सटेंस में अपन एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। अब ये ध्यान से समझो, एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है। अपन टाइप ऑफ एटम के बारे में बात करते हैं, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो। एलिमेंट के केस में अपन को क्या देखना है, नंबर ऑफ एटम से कोई मतलब नहीं है कि एक है या ज्यादा है।
अगर टाइप ऑफ एटम सेम है, जैसे हमने लिखा O3, हमने लिखा H2, हमने लिखा P4, हमने लिखा S8, अगर टाइप ऑफ एटम सेम है, सारे के सारे एक जैसे दिखने वाले एटम्स अगर है, तो आप इसको किसकी कैटेगरी में रखोगे? एलिमेंट की। इसी तरीके से कंपाउंड की अगर बात करें, अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स है, अलग अलग टाइप ऑफ एटम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सब अलग अलग टाइप के एटम्स, अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स अगर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? तो एलिमेंट, कंपाउंड, ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी हो गई। अब अपन बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर जो है, मिक्सचर किसको बोलते हैं? देखो, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस मतलब सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस हो गया वो। आपने या तो सिर्फ ऑक्सीजन लिया है, आपने या तो सिर्फ पानी लिया है, आपने या तो सिर्फ जो है, आपने या तो सिर्फ जो है क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल S8 लिया है, एक ही सिंगल सैंपल आपने लिया हुआ है। मिक्सचर, अगर दो या दो से ज्यादा कंपोजिशन अगर अपन ले रहे हैं, तो उससे जो फाइनल कंपोजिशन अपने को मिलेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर। किसको बोल रहे हैं मिक्सचर? अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं, तो उससे जो अपने को फाइनल कंपोजिशन मिलेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? मिक्सचर। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का कंपोजिशन, इससे क्या मतलब है? जैसे मान लो कि आपने क्या किया, पानी लिया हुआ। अब पानी में मान लो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया। हमने क्या किया, पानी में सॉल्ट ऐड कर दिया। अब अगर हमने सॉल्ट इस तरीके से ऐड किया हुआ है कि अच्छे से मिक्स हो गया, तो पहले तो बताओ कि कितने कंपोनेंट हमने मिक्स किए? दो। कैसे? एक तो हो गया पानी और एक क्या हो गया? सॉल्ट। हमने इसके अंदर मान लो शुगर भी ऐड कर दिया, कितने कंपोनेंट हो गए? तीन। हमने इसके अंदर मान लो कि सैंड भी ऐड कर दिया, हमने इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया, सब ऐड कर दिया। तो जैसे जैसे अपन ऐड करते जा रहे हैं, ये मिक्सचर हमारे पास तैयार होता जा रहा है। तो मिक्सचर के अंदर जो मेन चीज है वो क्या है? अगर आप सिर्फ और सिर्फ पानी लेते हैं ना, तो सिर्फ पानी को अपन मिक्सचर नहीं बोलते, क्योंकि मिक्सचर के लिए आपको दो या दो से ज्यादा चीजें लेनी पड़ेगी। अगर सिर्फ पानी की बात करते तो वाटर है, प्योर सब्सटेंस है। किसी को डाउट है कि सर कंपाउंड में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? तो देखो, वाटर जो है ये प्योर सब्सटेंस है। यहाँ पर मिक्सचर की बात करें तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस अपने को लेने हैं। ये जो मिक्सचर होता है, इसको अपन दो तरह के पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, या दो तरह से अपन इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो वर्ड होमो होता है, इस होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है इसका मतलब? सेम। और जो हेटेरो होता है, इस हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब सेम, और हेटेरो का मतलब क्या है? डिफरेंट। अब ये ध्यान से समझ लो, पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखना आपसे 5 मिनट बाद में आप लोग उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लगोगे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का हमें एक बेसिक सा मतलब समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से होमोजीनियस को समझ सकते हैं, या फिर किस तरीके से हेट्रोजीनियस को। हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं कि हाँ भाई बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं कि हाँ भाई ये बताओ होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस, ऐसा कुछ नहीं। होमोजीनियस और बेसिक हेट्रोजीनियस का बेसिक सा मतलब क्या है, इसमें क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है? आपने कंपोजिशन तैयार किया, उस पूरे कंपोजिशन में आपने क्या किया? सैंपल लिए अलग अलग जगह से। मान लो कि आपने एक सैंपल यहां से लिया, एक सैंपल यहां से लिया, एक सैंपल यहां से लिया, एक सैंपल यहां से लिया। अगर सैंपल कहीं से भी आप ले रहे हो, अगर थ्रू आउट द कंपोजिशन, पूरे कंपोजिशन में कहीं से भी अगर अपन सैंपल ले रहे हैं, तो हर जगह से अगर प्रॉपर्टीज सेम सी नजर आ रही है आपको, प्रॉपर्टीज अगर सेम नजर आ रही है, तो उस तरह के मिक्सचर को हम जो है क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। किसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर? अगर कहीं से भी सैंपल लिया, सब जगह सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, तो उस तरह के मिक्सचर को क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि पानी के अंदर अपन ने क्या किया? सॉल्ट ऐड किया। जब पानी के अंदर, सर मीनिंग ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब आपने उसके अंदर डेंसिटी कैलकुलेट की, आपने उसकी विस्कोसिटी कैलकुलेट की, आपने ऐसे उसका टेम्परेचर कैलकुलेट किया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब मान लो कि आपने कहीं पर भी जाके एक जगह डेंसिटी कैलकुलेट की, दूसरी जगह गए वहां पर भी डेंसिटी कैलकुलेट की, सेम मिल रही है, मतलब कंपोजिशन सिमिलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर है। हमने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल पानी में सॉल्ट ऐड किया। अब पानी में सॉल्ट आपने इस तरीके से ऐड किया है कि पूरा का पूरा
इसमें डिसॉल्व हो चुका है, नीचे बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं है, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठा हुआ। अब मुझे बताओ, जो नमक का पानी तैयार हुआ है, जब आप नमक के पानी को पीते हो, क्या आपको ऐसा फील होता है क्या कि ऊपर तो थोड़ा सॉल्टी ज्यादा था और बीच में कम था और नीचे ज्यादा था? लगभग सब जगह सेम सेम सा ही तो टेस्ट आएगा। इसका मतलब प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम है उसकी। तो ये क्या हो गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। क्या बोल रहा हूँ होमोजीनियस, ध्यान से समझ लो वापस से। होमोजीनियस मिक्सचर आप उसको बोल रहे हो अगर जो भी मिक्सचर हमारे पास में है उसके अंदर आपने कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी सैंपल लिया, तो उस सैंपल से जो भी प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है सब जगह अगर सेम सेम है, तो क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर। सेम क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। सर फिर ये तो किसी का डाउट है सर, फिर तो ये कंपाउंड हुआ ना। मेरे भाई आप ध्यान से नहीं सुनते हो, क्या बोल रहा हूं मैं। साथ में वर्ड क्या यूज कर रहे हैं अपन, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या है, अभी समझाया। जो दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाने से बनता है उसको बोलोगे मिक्सचर। कंपाउंड तो एक सिंगल सब्सटेंस है खुद ही। क्या अकेला सब्सटेंस मिक्सचर बना सकता है क्या? नहीं बना सकता मेरे भाई। तो सुनते नहीं हो तुम ध्यान से। हेटेरोजीनियस, हेटेरो मतलब डिफरेंट, समझ में आ गई बात। डिफरेंट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज। कैसे, पानी लिया, पानी के अंदर हमने सैंड ऐड कर दिया। जब सैंड ऐड करोगे, सॉल्यूशन और मिक्सचर में डिफरेंस भाई मैंने बता दिया क्या, सॉल्यूशन मैंने बता दिया क्या कुछ? सुनो ध्यान से, आगे से आगे दौड़ते रहोगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा, तुम्हारा नुकसान होगा। मैं तुम्हें बता दूं, इस पूरे क्लास के अंदर है ना लगभग 450 450 बच्चे हैं। अब 450 450 बच्चों के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइलेंटली पढ़ाई कर, जो साइलेंटली पढ़ाई कर रहा है, वो पूरा ध्यान से सुन रहा है, एक एक चीज को ग्रैस्प कर रहा है। और जिसका दिमाग ज्यादा दौड़ रहा है ना घोड़े की तरह, वो परेशानी होता रहेगा। तुम्हें पढ़ना है आगे तक, जो टेंडेंसी अभी रखोगे ना वही टेंडेंसी तुम्हारी आगे रहने वाली है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारी आदतें सुधारो, बचपना खत्म करो। टाइम की दिक्कत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा वैसे। हेटेरोजीनियस, हेटेरो के अंदर क्या है वर्ड, हेटेरो मतलब क्या हो गया, डिफरेंट। डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थ्रू आउट द कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में पानी था, पानी में हमने सैंड ऐड कर दिया। जब हमने सैंड ऐड किया तो आपको खुद को पता है कि क्या होगा, पानी ऊपर रहेगा और नीचे सैंड पार्टिकल्स होंगे जो नीचे बैठ जाएंगे। अब देखो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं, क्या हर जगह सिमिलर से प्रॉपर्टीज नजर आ रही है क्या? ऊपर पानी की वजह से प्रॉपर्टीज अलग होंगी और नीचे सैंड की वजह से प्रॉपर्टीज अलग होंगी, मतलब डेंसिटी कुछ अलग होगी, ऊपर डेंसिटी अलग होगी। तो प्रॉपर्टीज में एक ही कंपोजिशन में प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलना स्टार्ट हो गई। अगर ऐसा होता है तो वो हेटेरोजीनियस हो गया। प्रॉपर्टीज डिफरेंट, हेटेरोजीनियस। अगर प्रॉपर्टीज हर जगह सेम, मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर का अपने पास ये एग्जांपल है। शुगर सॉल्यूशन हो गया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो गया, एयर हो गया, अल्कोहल प्लस वाटर हो गया। जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स या अलग अलग तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। होमोजीनियस मतलब कभी भी अगर अपन सॉल्यूशन बोलते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा मुझे बताओ सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन होता क्या है? अब कई लोगों ने लिखा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन अगर डिफाइन करोगे ना, तो एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर अपन बात करें, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर अगर अपन डिफाइन करें सॉल्यूशन को, अगर टू कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन होगा तो टू कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को बोला करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तीन कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन होता है तो उसको बोला करते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। चार कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन।
ये किसके बेसिस पर अपन बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अगर अपन बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अगर बात करें तो देखो कितने तरह के फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। अगर फाइनल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट अगर लिक्विड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। अदरवाइज क्या बोलते हैं अपन उसको? गैसियस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल एयर। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया? फॉर एग्जांपल अलॉय। लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हमें समझ में अभी आ ही गया, वाटर प्लस हमने क्या लिया जैसे अल्कोहल, तो क्या हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया? एयर। आप जो बोल रहे हो ना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, तो एक्चुअल में अगर आप दो कंपोनेंट ले रहे हो ना तब जाके आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन। तो हमारे सिलेबस के अंदर अपन मेनली क्या करते हैं? अपन 3-4 कंपोनेंट या 5 कंपोनेंट एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स की अपन बात करते ही नहीं है। अपन मेनली बात करते हैं 2 कंपोनेंट की, इसीलिए आपको अब तक रट चुका था, सॉल्यूशन कोई पूछे तो सीधे बोल देंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बना देगा? सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर 2 कंपोनेंट होते हैं तब आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर अगर आपसे कोई पूछता कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होता है तो अपने को बेसिक सा फील आता है लिक्विड। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होता है तो क्या सोचोगे आप? लिक्विड आ रहा है। लिक्विड नहीं होता, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, मगर मेनली अपन किसके बारे में डील करते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की। तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए एक्चुअली। तो मतलब मेनली वैसे तो अलग अलग चीजें हो सकती है, मगर मेनली अपन किसके बारे में बात करते हैं? अपन पूरे सॉल्यूशन में भी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं और उसमें भी अपन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ये तो बेसिक सा मैंने थोड़ा सा मतलब समझाया आपको सॉल्यूशन के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल बेटा अलॉय। अलॉय हो गया एक सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस का एग्जांपल एयर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अभी बताया था, प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी तो क्या बोलोगे? हेट्रोजीनियस। जैसे वाटर प्लस ऑयल। अच्छा, वाटर और ऑयल को अगर अपन मिक्स करेंगे तो मुझे बताओ ऊपर क्या फ्लोट करेगा? वाटर फ्लोट करेगा या ऑयल फ्लोट करेगा? ऑयल फ्लोट करेगा। ऑयल क्यों फ्लोट करेगा? अच्छा मुझे बताओ कि वाटर और ऑयल में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा। तो मतलब ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, वाटर नीचे की तरफ रहता है। तो एक्चुअल में आप खुद देखो ना, अलग अलग आपको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि कहां पर ऑयल था और कहां पर वाटर था। अगर डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, और अगर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है इसका मतलब क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया? वाटर और सैंड। अब किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर चलो वाटर प्लस ऑयल समझ में आ गया, वाटर प्लस सैंड समझ में आ गया, सर ये 3 एग्जांपल बात के ये क्लियर नहीं हो रहे कि ये कैसे हेट्रोजीनियस। पहली बात तो जो मिल्क होता है ना, मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है ये आप 12th के अंदर आपके एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिल्क होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आपके माइंड में हो सकता है कि बहुत सारे उल्टे सीधे से डाउट्स आ रहे होंगे कि यार ये होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस। आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, आपको जितने एग्जांपल्स में जितने रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ही मैं आपको समझा रहा हूँ पहली बार। ठीक है ना? तो जैसे मिल्क हो गया तो मिल्क क्या होगा? हेट्रोजीनियस, क्योंकि क्या है ये? कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टॉर्म। स्टॉर्म की बात करें तो देखो एक तो हो गया प्योर एयर और एक हो गया स्टॉर्म। प्योर एयर के अंदर आपके पास सिर्फ एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सारी गैसेस का मिक्सचर है। मगर स्टॉर्म के केस में क्या होता है? स्टॉर्म के केस में कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। डस्ट पार्टिकल जरूरी नहीं कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कभी अपने खुद के साथ भी होता है, कभी आंधी आती है तो कभी तो अपने को ज्यादा कचरा लगता है, कभी थोड़ी देर बाद में सिर्फ हवा हवा लगती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टॉर्म के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी उनके अंदर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम नहीं है। इसका मतलब हम स्टॉर्म को किस में काउंट कर सकते हैं? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ब्लड। अब किसी को फेल आ रहा होगा कि ब्लड जो है ब्लड क्या है, किसी को लग रहा होगा यार ब्लड तो होमोजीनियस होना चाहिए। ब्लड क्या है? ब्लड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ब्लड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे होता है? ब्लड को अगर अपन देखें तो ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग।
क्या क्या होता है, जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं जैसे उसके अंदर, प्लाज्मा होता है, इतने सारे कंपोनेंट्स अपने पास होते हैं, और भी कंपोनेंट्स अपने पास में होंगे। तो कभी भी जैसे आपको याद होगा अभी जैसे कोरोना के टाइम पर अभी जो है जैसे ऐसा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए काफी लोग मोटिवेट करते थे लोगों को कि जैसे जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं तो वो प्लाज्मा डोनेट करें। तो प्लाज्मा डोनेशन के अंदर प्रोसेस होता क्या था एक्चुअली, आप जिस भी बेड पर बैठते थे, जहां पर भी आपको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जाना होता था, तो वहां पर बेसिकली होता क्या था, अपने अपने ब्लड जो निकलता था वो घूम फिर के वापस अपने पास ही आता, मगर जिस मशीन से अपना ब्लड निकलता था वो एक मशीन के अंदर उस ब्लड से प्लाज्मा को निकाल दिया जाता था, और वो प्लाज्मा निकलने के बाद जो ब्लड था वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता था। तो मतलब आप उसको रिमूव कर पा रहे हो किसी फिजिकल मेथड से, रिमूव कर पा रहे हो। उसके साथ साथ कभी भी अगर अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इस ब्लड को देखते हैं तो उस केस में ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सारी की सारी चीजें। ऐसा नहीं होता कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब एकदम एकदम अच्छे से मिक्स्ड होती है। इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, ये अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस वजह से अपन इसको किस में काउंट कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। पेट्रोलियम, अच्छा ये बताओ कि पेट्रोल और पेट्रोलियम में क्या डिफरेंस है, ब्लड समझ में आ गया क्या? पेट्रोल और पेट्रोलियम में क्या डिफरेंस है? अच्छा, पेट्रोल और पेट्रोलियम सेम होता है कि डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है, बिल्कुल सही है। जो पेट्रोल होता है वो एक रिफाइंड फॉर्म होता है, या फिर आप बोल सकते हो पेट्रोलियम इज अ काइंड ऑफ क्रूड ऑयल। गल्फ कंट्रीज का नाम आपने सुना होगा, और गल्फ कंट्रीज मतलब जैसे दुबई हो गया, बहराइन हो गया, ठीक है। गल्फ कंट्रीज के अंदर क्या है कि जैसे अपन सुनते हैं ना कई बार कि भाई वहां पर खुदाई करी तो ऑयल निकला, तो ऐसा थोड़ी होता है कि गल्फ कंट्रीज के अंदर कहीं खुदाई की, ऑयल निकला, और ऑयल निकला तो सीधे वहां पर जाके गाड़ियां खड़ी कर दी अपन ने कि हाँ भाई ऑयल निकल रहा है, चलो गाड़ी में भर लेते हैं तेल। ऐसा थोड़ी होता है। जो ऑयल निकलता है एक्चुअल में ये मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर हो गया ये मिक्सचर होगा जैसे केरोसिन का मिक्सचर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये अलग अलग अपने पास में सारी चीजों का कंपोजिशन होता है, मिक्सचर होता है। इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, अपन इसको किसी मेथड से अलग अलग करते हैं। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, किसी मेथड से अपन इनको अलग अलग करते हैं। जब अपन इनको अलग अलग करते हैं तब जाके आपको केरोसिन अलग मिलता है, पेट्रोल अलग मिलता है, डीजल अलग मिलता है। जो अपन बोलते भी है जैसे पेट्रोल रिफाइनरी या डीजल रिफाइनरी बोलते हैं ना अपन, रिफाइनरी का मतलब क्या होता है, जो रिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनरी। तो पहले तो मिक्सचर को अपने को अलग अलग करना पड़ता है तब जाके रिफाइन करते हैं। तो आप अलग अलग कर पा रहे हो क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। हमें तो सिर्फ इतना सा देखना था कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है कि नहीं। तो ये चीज अपने को समझ में आ ही रही है कि पेट्रोलियम जो है ये एक मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस का, जिसमें प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। इसीलिए अपन उनको बोल सकते हैं कि ये किस तरह का मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गई बात? मिल्क के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया हमारे पास। अच्छा ये बताओ, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ चलो, किसी किसी को कंफ्यूजन होता है। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, आगे अपन बढ़ेंगे। हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर डिस्कस किया। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर अपन ने पहले प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर डिस्कस किया। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड था, और मिक्सचर के अंदर हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर था। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि जैसे मैंने लिखा O, मैंने लिखा O2, बताओ ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड? मॉलिक्यूल है। मैंने लिखा CO2, ये बताओ मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है? कंपाउंड है। बताओ CO2 को क्या मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूं क्या? अब कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। कंफ्यूजन हो गया ना यहाँ पर? तो ये चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। कंपाउंड की अगर अपन बात करते हैं ना, कंपाउंड के अंदर एक फिक्स बात होती है कि
टाइप ऑफ एटम एक से ज्यादा होने चाहिए, मगर मॉलिक्यूल को टाइप ऑफ एटम से कोई लेना देना नहीं होता। सुनना मेरी बात ध्यान से, कंपाउंड के अंदर तो फिक्स है कि टाइप ऑफ एटम एक से ज्यादा होने चाहिए, जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, अमोनिया हो गया, एक्सेट्रा। मगर मॉलिक्यूल को टाइप ऑफ एटम से मतलब नहीं होता, ये बात करता है नंबर ऑफ एटम्स की। अगर नंबर ऑफ एटम्स एक से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल है। तो मैंने लिखा O2 मॉलिक्यूल, मैंने लिखा O3 मॉलिक्यूल, मैंने लिखा CO2 मॉलिक्यूल, मैंने लिखा CH4 मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास में आगे जाके कि कहीं पर किसी क्वेश्चन के अंदर हमने अगर CO2 अगर लिखा है तो CO2 को कभी तो मॉलिक्यूल बोला है, कभी कंपाउंड बोला है, और आप सोचो कि यार ये कभी तो मॉलिक्यूल बोलते हैं, कभी कंपाउंड बोलते हैं। Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के अंदर बेसिक सा मतलब क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा एटम होंगे मॉलिक्यूल, चाहे वो सेम हो चाहे वो अलग अलग। तो इसकी डेफिनेशन में वापस से आपको बता देता हूँ। सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू। अब देखो टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, सारी सिंपल चीजें। किसको बोल रहे हैं अपन? वो सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, उसको क्या बोलोगे आप? मॉलिक्यूल। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर, O2 लिखा है, CO2 लिखा है, CH4 लिखा है। समझ में आ रही है बात? मैं एग्जांपल देता हूं आपको ताकि और क्लियर हो आपको। ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड है। एक बार कंपाउंड बता दीजिए। कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम होने चाहिए, जैसे कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अलग अलग टाइप हो गए। तो जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो, जैसे CO2 के अंदर दो टाइप हो गए। सर एसओ मॉलिक्यूल है क्या? एसओ मॉलिक्यूल है। लाइमस्टोन मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है। एक बार इस टेबल को अपन देखते हैं, फिर और कंक्लूजन निकलेगा और अच्छे से समझ में आए। अच्छा ओ बताओ, ओ एटम होगा कि नहीं होगा? मैं नाम बोलूंगा, आप यस और नो बताना। एटम यस, एलिमेंट यस, मॉलिक्यूल नो, कंपाउंड नो। O2 एटम नो, एलिमेंट यस, मॉलिक्यूल यस, कंपाउंड नो। O3 एटम नो, एलिमेंट यस, मॉलिक्यूल यस, कंपाउंड नो। CO2 एटम नो, एलिमेंट नो, मॉलिक्यूल यस, कंपाउंड यस। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3। क्या है फॉर्मूला? CaCO3। एटम नो, एलिमेंट नो, मॉलिक्यूल यस, कंपाउंड यस। अमोनिया एटम नो, एलिमेंट नो, मॉलिक्यूल यस, कंपाउंड यस। वाटर एटम नो, एलिमेंट नो, मॉलिक्यूल यस, कंपाउंड यस। अब रुको, अब इन सब में आपको किसी में डाउट है क्या, ये बताओ। अब किसी को एक तो ये डाउट आ सकता है कि सर ये O2 को अपन ने एलिमेंट क्यों बोल दिया? एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो सिंगल एटम होना चाहिए। O2 को भी एलिमेंट बोल सकते हो, O3 को भी एलिमेंट बोल सकते हो, S8 को भी एलिमेंट बोल सकते हो, क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन ध्यान रखो आप। एलिमेंट का मतलब ये है कि सिंगल टाइप ऑफ एटम होना चाहिए। सिंगल टाइप, टाइप से मतलब है टाइप एटम का एक ही जैसा होना चाहिए। तो S8 के अंदर सारे के सारे एक ही टाइप के एटम है, तो एलिमेंट हो गया। बात समझ में आ गई? एटम तो आपको पता ही है एटम क्या होता है।
मगर एलिमेंट के केस में सेम टाइप के होने चाहिए, तो सेम टाइप के O, O2, O3 तीनों में आ रहे हैं, इसलिए तीनों में अपन ने टिक कर दिया। अच्छा अब एक काम करो, मॉलिक्यूल और कंपाउंड को अपन फोकस करते हैं। मुझे बताओ क्या हर मॉलिक्यूल कंपाउंड है क्या? एक बार मॉलिक्यूल फिर से समझा दूं, मॉलिक्यूल फिर से समझा देता हूं। मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा एटम्स अगर होंगे तो मॉलिक्यूल है। बताओ क्या हर मॉलिक्यूल कंपाउंड है क्या? नहीं है। क्या हर कंपाउंड मॉलिक्यूल है क्या? हर कंपाउंड मॉलिक्यूल है क्या? है। सुनना ध्यान से, क्या पूछ रहा हूं मैं, इसको ऑब्जर्व करो और ये देखो क्या हर मॉलिक्यूल कंपाउंड है क्या? नहीं है। क्या हर कंपाउंड मॉलिक्यूल है क्या? हर कंपाउंड में मॉलिक्यूल के साथ टिका रहा है। तो बिल्कुल सही है ना, मॉलिक्यूल तो अंदर है। मॉलिक्यूल को मतलब ही नहीं है कि वो सेम टाइप के एटम्स थे कि अलग अलग टाइप के एटम्स थे, उसके अंदर तो एटम की गिनती करनी है उसको। अगर कंपाउंड अंधा थोड़ी है, कंपाउंड तो देखता है कि भाई वो टाइप ऑफ एटम सेम थे कि नहीं थे। तो अगर मान लो दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स अगर आप देखोगे, मुझे बताओ अकेला ओ लिख के तो कंपाउंड बोल नहीं सकते ना। अगर सीओ लिखोगे अब कंपाउंड बोल सकते हो। तो अगर एक से ज्यादा टाइप की बात करोगे तो इनडायरेक्टली अपने आप दो एटम तो आएंगे ही ना एटलीस्ट। और अगर दो एटम्स आ रहे हैं तो दो एटम आते ही मॉलिक्यूल के कैटेगरी में तो आएगा ही आएगा। CO2, CO2 के अंदर देख लो कितने एटम्स आ रहे हैं, तीन एटम्स आ रहे हैं। तीन एटम आ गए, मल्टीपल एटम्स आ गए मॉलिक्यूल। अब अगर वो अलग अलग होंगे तो फिर कंपाउंड भी। सर वाई O2 एंड O3 आर नॉट एटम? एटम तो भाई सबसे लास्ट डिजिट होती है ना, लास्ट टू लास्ट पार्ट होता है। तो O2 और O3 तो एटम होगा ही नहीं ना, वो तो समझने वाली बात है ही। कंक्लूजन क्या आ गया, सुनना मेरी बात ध्यान से, कंक्लूजन हमारे पास ये आया कि एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट नेसेसरीली अ कंपाउंड। क्या आया कंक्लूजन हमारे पास में? एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट नेसेसरीली अ कंपाउंड। समझ में आया क्या नोट? CaO मॉलिक्यूल है क्या? CaO मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, कंपाउंड भी बोल सकते हो। CO2 को मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, कंपाउंड भी बोल सकते हो। मेरे हिसाब से जो एग्जांपल मैंने लिया उससे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। समझ में आया? आगे बढ़े। चलो एक एग्जांपल और है हमारे पास में। ये मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, इसके अंदर आपको बताना है कौन एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। ये बताओ। डायमंड क्या होगा? एलिमेंट। डायमंड और ग्रेफाइट, इनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, कार्बन के फॉर्म, सारे के सारे एटम्स कार्बन के हो। तो ग्रेफाइट जो है वो भी क्या होगा? एलिमेंट ही होगा। लाइमस्टोन, जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। अच्छा लाइमस्टोन मिक्सचर है क्या? लाइमस्टोन क्या मिक्सचर है क्या? नहीं है। लाइमस्टोन तो प्योर सब्सटेंस है ना, कंपाउंड आ गया ना, ये कंपाउंड है। कंपाउंड है तो प्योर सब्सटेंस हो गया, तो मिक्सचर तो सोच ही नहीं सकते हो आप। तो लाइमस्टोन जो है वो क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। HCl कंपाउंड, CO2 कंपाउंड, ओजोन यानी कि O3 क्या कंपाउंड है क्या? ओजोन O3 कंपाउंड होगा क्या? नहीं होगा। क्या है ये? एलिमेंट। अच्छा O3 मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स आ गए ना। सैंड प्लस वाटर मिक्सचर है। किस तरह का मिक्सचर है? बताया था मैंने, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अच्छा ब्लड, बताया था मैंने, क्या होगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। फ्रेश एयर,
फ्रेश एयर क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हुआ क्या कुछ? आगे बढ़े। अब देखो यहां पर मेरी बात सुनो, जिसके भी डाउट्स हैं, एप्लीकेशन है एलन प्लस पर ही, जिस पे आप डाउट्स आपके ऐड कर सकते हो, जिसके भी डाउट्स हैं आप पर्सनल डाउट्स उस पर पूछ सकते हो। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट दोबारा बता देता हूं, जैसे किसी का डाउट है एलिमेंट। बैक जाइए सर एक बार, पीछे का दोबारा बताऊं क्या, रिवाइज कराऊं क्या वापस से थोड़ा सा? O2 एटम क्यों नहीं है? O2 एटम नहीं होता भाई। वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, चलो पीछे जाते हैं एक बार। सबको लग रहा है एक बार पीछे रिवाइज करवाना चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, वापस से समझा रहा हूँ, सुन लो एकदम लास्ट। आप टाइम की टेंशन मत लो, आपके पास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा है क्या? आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप आराम से सुनो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा पार्ट था। यहाँ किसी किसी के डाउट आया, किसी किसी के डाउट ही आया। एलन प्लस पर आपके पास ऑप्शन होता है, एलन प्लस। ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ किसी किसी के डाउट आया था सर यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट एक बार वापस से बता दूं कि कैसे इंटर कन्वर्जन होता है। वापस से बता देता हूँ। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। आप खुद से एक बार फील करो कि जैसे आपके पास अगर आइस होता है, तो आइस के केस में मुझे बताओ कि जब अपन उसको हीट सप्लाई करते हैं, यानी कि टेम्परेचर हम जब बढ़ाते हैं, तो मेल्ट होता है कि नहीं होता है? मेल्ट होता है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं ना। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से टेंडेंसी क्या हो रही है, सॉलिड से किस में जा रहा है, लिक्विड में। और ज्यादा हीट सप्लाई करते हैं तो लिक्विड से किस में जाएगा, वो गैस में जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जाने की टेंडेंसी है, या फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर की बात देखो वापस से यहाँ पर देखो। मान लो कि हमने यहाँ पर गैस फिल कर रखी, हमने क्या किया, ऊपर से कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स लगाया। हमें पता है कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमने ऊपर से फोर्स एक्सर्ट किया, इसका मतलब प्रेशर एक्सर्ट किया। जब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। जब ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा, इसका मतलब पार्टिकल्स पास में आएंगे। अगर पार्टिकल्स पास में आएंगे, इसका मतलब गैस किस में जाने की कोशिश करेगा, लिक्विड में। और लिक्विड किस में जाने की कोशिश करेगा, सॉलिड में। तो इसका मतलब अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो टेंडेंसी क्या होगी, गैस किस में जाने की कोशिश करेगा, लिक्विड में। और लिक्विड किस में जाने की कोशिश करेगा, सॉलिड में। तो ये मैंने टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ये हम कर चुके थे क्लियर। एलिमेंट और कंपाउंड वापस से सुन लो, जिसको डाउट आ रहा था कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, क्या एलिमेंट होता है क्या कंपाउंड होता है। एटम का मतलब क्या होता है, पहले तो किसी किसी को एटम में डाउट हो रहा है। मेरे भाई मैंने लिखा P4 और उसी की जगह मैंने लिखा P, तो ये एटम नहीं है। एटम होता है जो सिंगल पार्टिकल अगर अपन लिखते हैं वो एटम होता है। मैंने लिखा O2 या फिर मैंने लिखा O, तो जो एकदम लास्ट टू लास्ट एकदम इंडिविजुअल यूनिट जो होती है वो होता है एटम। तो उसमें एलिमेंट और कंपाउंड अपन देख रहे थे। एलिमेंट के अंदर और कंपाउंड के अंदर अपने को पता है, एलिमेंट मतलब, एलिमेंट मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, और कंपाउंड मतलब जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। सिंगल टाइप मतलब आप चाहे Cl2 लिख लो, चाहे H2 लिख लो, चाहे He लिख लो, चाहे P4 लिख लो, चाहे S8 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये सब एलिमेंट हो गए। आगे बढ़ो। इम्प्योर सब्सटेंस में अपने पास क्या था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे। होमोजीनियस समझा दिया था, हेट्रोजीनियस समझा दिया था। फिर ये एग्जांपल दिए थे मैंने आपको। ये एग्जांपल के अंदर कंक्लूजन हमारे पास में ये आया था कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड कोई भी कंपाउंड बोलो आप, देखो मैंने लिखा CH3COOH, मैंने लिखा CO2, मैंने लिखा CH4, मैंने लिखा NH3। कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर आप लिखोगे ना,
कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर अपन लिखेंगे ना, तो हर कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स तो आ ही रहे हैं। इसका मतलब हर कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल आएगा ही आएगा। इसीलिए अपन ने क्या लिख दिया कि जितने भी कंपाउंड होंगे, एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई बात? फिर ये हमारे पास एग्जाम्पल था, ये हमने डिस्कस किया। हाँ, तो बेसिक ऐसा यूनिट अपन डिस्कस करने वाले थे। ये बेसिक ऐसा यूनिट के अंदर अपन ये बेसिक वर्ड क्यों लगाते हैं? सबसे बेसिक चीज तो ये अपने को समझ में नहीं आती। पहले के टाइम पर क्या होता था कि जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया या मास हो गया या मान लो टेम्परेचर हो गया, अलग अलग जगह पर इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के अलग अलग रेफरेंसेस यूज किए जाते थे। अलग अलग टाइम पर इन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करने के अलग अलग रेफरेंसेस यूज किए जाते थे। जैसे मान लो कि अपने यहाँ पर क्या है, किलोमीटर में अपन कंफर्टेबल होता है। सर 10:30 विल बी अदर क्लास, नेक्स्ट क्लास है आप लोग की 10:30 पर। 10:45 पर है। सुनो ध्यान से। अब जैसे मान लो कि इंडिया है, इंडिया के अंदर अपन लेंथ को मेजर करते तो कैसे मेजर करते? किलोमीटर में मेजर करते। कहीं दूसरी कंट्री में जाए तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं अपन जैसे माइल में भी कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लो अपनी बात करें, अगर मान लो अपने से कोई बोले कि यहां से आपको अगर किसी दूसरी जगह जाना है तो डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? पीपीटी शो हो रही है आपको? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो कि किसी भी एक कंट्री के अंदर अपन गए, अपने यहाँ पर किलोमीटर में अपन मेजर करते थे, वहां पर माइल में मेजर करते थे। अपने से किसी ने बोल दिया कि यार अपने को यहाँ से वहां जाना है, मगर 2 माइल आपको डिस्टेंस है जो कवर करना है। अब 2 माइल अपने को पता ही नहीं है। वैसे अपने को पता है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मगर फील जो आता है अपने को मेन, या अपन कंफर्टेबल जो होते हैं वो किस में होता है? किलोमीटर में कंफर्टेबल होते हैं। अगर कोई माइल में बोल रहा है तो पहले तो अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके अपने को पता लगेगा कि एक्चुअल में अपने को कहाँ तक कितनी दूर कैसे जाना है। इसी तरीके से मान लो कि मास की बात करें, मास अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? केजी में कैलकुलेट करते हैं। मान लो किसी कंट्री के अंदर उसी मास को पाउंड्स में कैलकुलेट करें, तो यहाँ तो कोई अपने से मास पूछता है तो अपन केजी में ही बताते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास में गए या किसी से आपने मास डिस्कस किया, आपने बोला मेरा मास 50 kg है या 60 kg है, कोई पाउंड्स में आपको बताता है क्या? या आपके पाउंड्स में बताते हो क्या? अगर आपका मास आप पाउंड्स में बताओगे ना, वो भी एक बार शक्ल देखने लग जाएगा आपकी कि यार ये क्या है, ये कहाँ से आया है। मगर फॉरेन के अंदर क्या है, कहीं ऐसी कंट्रीज है जहां पर पाउंड्स में भी कैलकुलेट करते हैं या पाउंड्स में बताते हैं। WWE तो देखा ही होगा आपने। पहले कार्ड्स आते थे एक जिससे खेलते थे, अलग अलग रेसलर के कार्ड्स होते थे उनके, उसमें जैसे बाइसेप्स लिखे होते थे, ट्राइसेप्स लिखे होते थे, नहीं तो फिर उसके अंदर वेट लिखा होता था जो पाउंड्स में होता था। याद आ रहा है? और कैसे खेलते थे उसको? जैसे आपके पास एक कार्ड है, मेरे पास एक कार्ड है, मैंने बाइसेप्स बोला, आपके पास उससे ज्यादा बाइसेप्स होंगे तो आप जीतते, ऐसे कुछ खेलते थे। याद आ रहा है कुछ ना कुछ? तो वहां पर आप नोटिस करो, जो मास होता था पाउंड्स में कैलकुलेट कर। पर बताओ अपन के पाउंड्स में कंफर्टेबल होते हैं क्या? नहीं होते। तो साइंटिस्ट के लिए दिक्कत क्या होती थी? जैसे मान लो कि उन्होंने कोई भी एक थ्योरी बनाई, कोई भी एक डेरिवेशन बनाई, कोई भी एक कैलकुलेशन बेस्ड मॉडल बनाया। मान लो कि इंडियन साइंटिस्ट था, उसने लेंथ यूज किया मीटर में, मास यूज किया केजी में, टेम्परेचर यूज किया फॉर एग्जांपल केल्विन। अब मान लो कि उसकी थ्योरी जो थी वो पब्लिश हो गई, वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई, सारे साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। किसी दूसरे साइंटिस्ट को अगर उसको ऑब्जर्व करना है या समझना है या चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो उसके लिए पहले तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें वो खुद कंफर्टेबल हो। जैसे हो सकता है कि वो माइल्स में कंफर्टेबल हो, तो पहले तो वो कन्वर्जन करेगा पूरी डेरिवेशन में,
मीटर से किस में कन्वर्ट करेगा, माइल में, या केजी से किस में कन्वर्ट करेगा, पाउंड्स में। तो इतनी सारी कैलकुलेशन अननेसेसरी होगी। तो मतलब पब्लिश एक थ्योरी हुई थी, मगर इतनी सारी जगह पर गए, और इतनी सारी जगह पर क्या हुआ कि सारे साइंटिस्ट को अलग अलग इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी अननेसेसरी। तो यूनिवर्सली एक स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सेप्ट किया गया, और सोचा गया कि एक काम करते हैं कि सबको यूनिवर्सली एक ही स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करने को बोल दो। तो इसीलिए अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कि लेंथ को अपन डिफाइन करेंगे मीटर में, मास को डिफाइन करेंगे अपन केजी में, टाइम को डिफाइन करेंगे सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन। टेम्परेचर कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में भी कैलकुलेट कर सकते हो, टेम्परेचर आप फ़ारेनहाइट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, टेम्परेचर आप केल्विन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, मगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यूज किया गया वो क्या गया, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। क्लियर हो गई बात। इन सातों के अंदर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर आपको परेशान नहीं होना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ना अपने 11th में काम आएगा ना 12th में काम आएगा, पर अपने को पता होना चाहिए कि 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स कौन कौन सी होती। क्लियर हो गई बात। अभी अगर आपका कभी भी टेस्ट होगा तो आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इतना बेसिक तो अपने को पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके सिंबल भी अपने पास में लिखे हुए हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, देखो टाइम के अंदर भी टी आ रहा है और टेम्परेचर के अंदर भी टी आ रहा है। जब टाइम रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गई बात। मोल, अगर कोई आपसे पूछे कि मोल की यूनिट क्या है, तो मोल खुद एक यूनिट है। यहाँ पर खुद आप देख सकते हो कि 7th जो अपने पास ऐसा यूनिट है वो क्या है, मोल। मोल खुद एक यूनिट है। अब बात आती है, सर चलो ये तो समझ में आ गया कि ये थी 7 SI यूनिट्स। सर ये समझ नहीं आया कि इनको बेसिक क्यों बोलते हैं। इनको बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई दूसरा भी कोई फॉर्मूला अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे इसके अलावा मान लो आपने प्रेशर पढ़ा, आपने वॉल्यूम पढ़ा, एरिया पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, कोई भी अदर क्वांटिटी अगर आप देखते हो तो उसके फॉर्मूले हमेशा इन्हीं सातों से डराइव होंगे। इन्हीं से बाकी सारी चीजें डराइव हो रही हैं, इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, बेसिक एसआई यूनिट। बेसिक वर्ड इसलिए आया क्योंकि ये बेसिक है, इसके थ्रू अदर चीजों को अपन डराइव करते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो ये डराइव्ड यूनिट्स है हमारे पास में कुछ ना कुछ। एरिया, एरिया देखो आप, एरिया मीटर स्क्वायर आ गया ना, लेंथ इनटू लेंथ करते हैं यानी मीटर स्क्वायर। तो मीटर तो मतलब अपने पास में वो एसआई यूनिट था, बेसिक एसआई यूनिट था। वॉल्यूम मीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी हमें पता है कि मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास बाय वॉल्यूम से देखो, मास के लिए केजी, वॉल्यूम के लिए फिर मीटर क्यूब, तो देखो इनडायरेक्टली वापस आप बेसिक ऐसा यूनिट पर आ रहे हो लास्ट में। फोर्स, फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास मतलब केजी, और एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये तो होता है ना एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम फिर से आ गया, मतलब फिर से पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो देखो केजी ये भी बेसिक ऐसा यूनिट था, मीटर ये भी बेसिक ऐसा यूनिट था, और सेकंड स्क्वायर ये भी टाइम का एक बेसिक ऐसा यूनिट था। इसी तरीके से चाहे प्रेशर हो गया, चाहे हमारे पास एनर्जी हो गया, जितने भी अदर क्वांटिटीज हैं बाकी सारी सब डराइव्ड ही हैं, क्योंकि बेसिक जो थी वो तो साथ ही थी। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब टेस्ट होगा तो इसके अंदर अपने से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा भी सही। ये प्रीफिक्सेस हैं कुछ, जैसे अपन याद कर, खुद याद करो, जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना, जैसे किलोमीटर, या अपन मास बताते हैं किसी का किलोग्राम, तो किलो जो था वो क्या था, वो प्रीफिक्स था। किसी के आगे जो टर्म लगता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स। जैसे मान लो कि जैसे अपन क्या बोलते हैं कई बार, मेगाबाइट, अपन किसी की भी साइज बताते हैं, कोई फाइल है, कोई इमेज है, या कोई सॉन्ग है, अपन बोलते हैं कि 3.2 MB का था। तो 3.2 MB मतलब क्या हो गया, M यहाँ पर प्रीफिक्स था, उस M का मतलब हो गया मेगा। या अपन जैसे मूवी की बात करते हैं, कभी मूवी लेते हैं तो किस में आती है, जीबी में आती है। जैसे यार 1 GB की मूवी है, 2 GB की मूवी है, तो यहाँ पर जो जी आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, गीगा। तो ये प्रीफिक्सेस है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किस प्रीफिक्स से क्या उसका मतलब है। कभी अगर किसी के आगे डेसी लिखा हुआ होगा तो डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻⁻। किसी के आगे अगर मान लो सेंटीमीटर लिखा है, 1 सेंटीमीटर,
कई बार तुमसे डायरेक्टली अगर कोई पूछ लेता है ना कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मगर फिर भी कई लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यार 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर। भाई सेंटी जो था ये प्रीफिक्स था, सेंटी का मतलब ही 10⁻⁻² होता है। अब उसके आगे चाहे आप मीटर लगाओ चाहे उसके आगे आप ग्राम लगाओ, सेंटी का मतलब 10⁻²। तो आपको इन प्रीफिक्सेस के मतलब ध्यान रखने, इनके मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रीफिक्स का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है। हम बोलते हैं जैसे 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पर ये मिली आ गया, मिली मतलब होता है 10⁻⁻, मतलब ये हो गया 10⁻³ मीटर। अब चाहे आप 1 मिलीग्राम बोलो चाहे 1 मिलीमीटर बोलो, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। माइक्रो, माइक्रो का मतलब ऐसे ही क्या होगा 10⁻⁻6। नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। पीको, पीको का मतलब होता है 10⁻12। फेम्टो, फेम्टो का मतलब होता है 10⁻15। एटो, एटो का मतलब होता है 10⁻18। एक बात सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं कभी भी आपको फालतू चीजें याद करने को नहीं बोलूंगा, जो जरूरी होगा वो आपको याद करना ही होगा, जो बोलूंगा वो आपको करना ही होगा। ये टेबल है आपके पास, ऐसे एक टेबल और है, जैसे डेका, डेका का मतलब होता है 10⁻1। हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 10⁻2। किलो, किलो तो आपको पता ही है 10⁻3। मेगा, जैसे एमबी बोलते हैं ना, 1 MB 2 MB 3 MB, तो मेगा, मेगा बाइट, वो जो मेगा है, मेगा का मतलब है 10⁻6। तो मैंने बोला 1 मेगा बाइट है, इसका मतलब 10⁻6 बाइट्स है उसके अंदर, 10⁻6 बाइट्स है उसके अंदर। मैंने बोला 1 गीगा बाइट है, इसका मतलब गीगा का मतलब होता है 10⁻9, मतलब 10⁻9 बाइट्स है उसके अंदर। बात समझ में आ गई? तो ये गीगा का मतलब 10⁻9, टेरा मतलब 10⁻12, पेटा मतलब 10⁻15, एक्सा मतलब 10⁻18। तो ये हमारे पास में दो टेबल हो गई। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो एक टेबल के अंदर 1 से छोटे टर्म्स आ रहे हैं, जैसे 0.1, 0.01, 0.001। 10⁻⁻2 मतलब 0.01 ही तो हो गया, मतलब छोटे टर्म्स आ रहे हैं। और अगले टर्म के अंदर या अगली टेबल के अंदर बड़े टर्म्स आ रहे हैं। तो ये दोनों टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए।